ओके, तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स are sugars which have multiple sugar units, and these are polymers of sugar units. So these polymers, they can be either linear, मतलब एक चेन के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, इनमें ब्रांचिंग भी हो सकती है एट सम रेगुलर इंटरवल्स। तो लीनियर और ब्रांच पॉलीमर्स हो सकते हैं। पॉलीसैकेराइड्स दे आर आल्सो नोन एज ग्लाइकन्स। ठीक है, अगर कहीं ग्लाइकन वर्ड लिखा हुआ मिले तो हमको किससे रिलेट करना है? पॉलीसैकेराइड से। दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ऑफ कोर्स, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है तो इनका टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होंगे सलाइवा के अंदर। जब डिसॉल्व ही नहीं होंगे तो टेस्ट कहाँ से आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन ये दो टाइप के होते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब ऐसे पॉलीमर्स जिनमें की सिर्फ एक ही टाइप की मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब ऐसे पॉलीमर्स जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट हो। हेटेरो का मतलब ही क्या होता है? हेटेरो मींस होता है डिफरेंट। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स के कुछ एग्जांपल हैं। अगर कोई ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो सिर्फ ग्लूकोज के यूनिट से बना हुआ है, मान लो 50,000 ग्लूकोज के यूनिट्स लगे हुए हैं, तो उसको बोल देंगे ग्लूकन। अगर सिर्फ गैलेक्टोज यूनिट्स हैं उसके अंदर बहुत सारे, तो गैलेक्टन कहलाएगा। मैनोज है तो कहलाएगा मन्नन। जाइलोज के यूनिट्स हैं तो जाइलन। फ्रक्टोज के यूनिट्स हैं तो फ्रक्टन। जैसे कि ये एग्जांपल याद रखना है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। इनुलिन इज अ होमोपॉलीमर एंड अ होमोपॉलीमर ऑफ व्हाट? फ्रक्टोज। काइटिन, काइटिन इज ऑल्सो अ होमोपॉलीमर, और ये होमोपॉलीमर होता है जिस शुगर का, वो एक अमीनो शुगर है। ये क्या लिखा है? ग्लूकोस अमीन, मतलब अमीन ग्रुप है ग्लूकोज में। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एक अमीन लगा हुआ है, तो ऐसी शुगर को हम बोलते हैं अमीनो शुगर। अभी आगे देखेंगे इसको। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल है हेमीसेलुलोज, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन है, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। NAG भी है और NAM भी है, तो दो डिफरेंट टाइप की शुगर्स हो गई। ऐसी पेक्टिन है, पेक्टिन के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स है। और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, इनमें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शुगर्स होते ही हैं। ठीक है, Yes, sir. तो इफ वी क्लासिफाई शुगर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, तब हम पॉलीसैकेराइड्स को फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स और म्यूको सब्सटेंसेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स, ऑफ कोर्स फूड स्टोरेज है तो रिजर्व फूड की तरह से इसको स्टोर किया जाता होगा। जैसे प्लांट में रिजर्व की बात करोगे तो स्टार्च है, एनिमल में रिजर्व की बात करो ग्लाइकोजन है। प्लांट्स में ही एक और तरीके का रिजर्व पाया जाता है, इनुलिन। अभी हमने देखा था इनुलिन जो है वो फ्रक्टोज का पॉलीमर है, तो वो एक रिजर्व की तरह भी प्रेजेंट होता है, इसलिए फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड के अंदर डाल सकते हैं। ये जो फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स हैं, इनको रिजर्व की तरह रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर एनर्जी प्रोडक्शन या बायोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है, यानी ब्रेक किया जाता है टू रिलीज द शुगर यूनिट्स। जैसे हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज की कमी होती है तो वो कहाँ से निकाला जाता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन के अंदर से। ऐसे प्लांट्स को जब स्टार्च यूज करना होता है तो वो ये रिजर्व स्टार्च यूज करते हैं और वो उससे ग्लूकोज निकाल लेते हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स हम उन्हें बोलते हैं जो सेल का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बिल्ड करने में रोल प्ले करते हैं। जैसे सेल वॉल में पाया जाता है सेलुलोज, फंगल सेल वॉल में काइटिन, आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में काइटिन, बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन्स, प्लांट सेल वॉल में पेक्टिन और हेमीसेलुलोज। तो ये सारे स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड के अंदर आते हैं। और ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो मैट्रिक्स का काम मतलब मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं, मैट्रिक्स का रोल प्ले करते हैं, वो म्यूको सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स, कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा होता है मैट्रिक्स के बारे में, तो उसमें पाए जाते हैं।
और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस के अंदर होता है हेलोरोनिक एसिड, डर्मेटन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एक्सेट्रा। प्लांट के अंदर जो म्यूको सब्सटेंसेस हैं उनमें आता है अगार। ठीक है, अब जरा एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार्च। स्टार्च का दूसरा नाम होता है अमाइलम। ठीक है, और अमाइलम के अंदर दो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, दो पॉलीसैकेराइड्स। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों ही पॉलीसैकेराइड हैं, ये भी पॉलीसैकेराइड है, ये भी पॉलीसैकेराइड है, और ये दोनों मिलकर ये वाला पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। इसमें जो अमाइलोज होता है वो लीनियर है, यानी इस अमाइलोज में जो ग्लूकोज के यूनिट्स होंगे वो सारे एक चेन में लगे हुए हैं। लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड है। तो ब्रांच होने का मतलब कि जो चेन है उस चेन में कुछ इंटरवल्स पे क्या होगी, एक और चेन निकल रही होगी, तो ये ब्रांचिंग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, सो अमाइलोज इज लीनियर, अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड। जो लीनियर होगा उसमें हमेशा एक शुगर यूनिट का फर्स्ट कार्बन और दूसरे के फोर्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर हमको सिर्फ इस टाइप के बॉन्ड दिखाई देंगे, अल्फा 1,4। हमने डाइसैकेराइड्स के अंदर पढ़ा होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। अमाइलोपेक्टिन में हमको अल्फा 1,4 भी दिखाई देगा, और जहां ब्रांचिंग हो रही होगी वहां पर अल्फा 1,6 भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अमाइलोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 भी है और अल्फा 1,6 भी है। यस सर। सपोज ये बात हम कर रहे हैं, सपोज ये ग्लूकोज के यूनिट्स लगे हुए हैं सारे। ठीक है, और इन ग्लूकोज यूनिट्स में ये जितनी लीनियर चेन है अमाइलोपेक्टिन के अंदर, तो इनमें ये जितने भी बॉन्ड्स होंगे ये वाले, ये कौन से होंगे, अल्फा 1,4। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन जहां पर ब्रांचिंग हो रही है, अब जहां पर ब्रांचिंग हो रही है, सपोज एट दिस प्लेस, ये, तो अगर इन दो ग्लूकोज की बात करें तो इनके बीच में ये कौन सा बॉन्ड होगा, अल्फा 1,4। यस, अल्फा 1,4 होगा। यस इधर सर। इधर भी अल्फा 1,4 होगा। ठीक, यस सर। लेकिन जब इन दोनों ग्लूकोज के बीच में देखोगे तो ये वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, अल्फा 1,6 हो जाएगा। 1 सर। तो जहां पर ब्रांचिंग है वहां पर अल्फा 1,6 होगा। और अगर इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस किया जाए, मतलब दो दो ग्लूकोज यूनिट तोड़े जाएं, तो अगर दो ग्लूकोज यूनिट यहां से निकालेंगे तो उसी को तो माल्टोज कहते हैं। और अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक किया जाए और ये बॉन्ड तोड़ के ये दो ग्लूकोज यूनिट निकलेंगे, तो इसी को कह देंगे आइसोमाल्टोज। ये हम देख चुके हैं पहले, माल्टोज और आइसोमाल्टोज। तो अमाइलोपेक्टिन में जो ब्रांचिंग होती है वो अकर करती है हर 24 से 30 रेजिड्यूज के बाद। मतलब यहां से लेके यहां तक लगभग 24 से 24 टू 30 ग्लूकोज यूनिट्स हैं, और उसके बाद एक ब्रांच निकल गई। फिर यहाँ 20 टू 30 ग्लूकोज यूनिट्स हैं, फिर ये ब्रांच निकल गई। समझ आ रहा है? यस सर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज स्टार्च के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि जो स्टार्च है वो आयोडीन के साथ स्टार्च आयोडाइड टेस्ट देता है, और उसका रिजल्ट आता है ब्लू ब्लैक कलर या वायलेट कलर। अब स्टार्च आयोडीन के साथ टेस्ट क्यों दे देता है? क्योंकि स्टार्च में जो चेन होगी वो एक्चुअली हेलिकली प्रेजेंट होती है, हेलिकल होती है, हेलिक्स के फॉर्म में। तो जो हेलिक्स होता है उस हेलिक्स के अंदर आयोडाइड आयन ट्रैप हो जाता है, ये हेलिक्स के बीच में। और जब आयोडाइड आयन ट्रैप हो जाएगा तो आयोडाइड आयन के ट्रैप होने से यहाँ कलर प्रोड्यूस हो जाता है। इसलिए स्टार्च आयोडाइड टेस्ट पॉजिटिव आता है।
ऐसा कोई शुगर जो आयोडीन को इस तरह से ट्रैप नहीं कर पाएगा, वो स्टार्च आयोडाइड टेस्ट नहीं देगा, आयोडाइड टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज जो है वो आयोडाइड टेस्ट नहीं देता, क्योंकि सेल्यूलोज जो है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर है और ये लीनियरली ही प्रेजेंट होता है, ऐसे नहीं प्रेजेंट होता, मतलब हेलिकली प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हेलिकल नहीं है तो आयोडीन को ट्रैप नहीं कर पाएगा, आयोडाइड आयंस को ट्रैप नहीं कर पाएगा और इस वजह से आयोडाइड टेस्ट नहीं देगा। ग्लाइकोजन वहीं पर पॉजिटिव आयोडाइड टेस्ट देता है, क्योंकि ये भी आयोडीन के आयोडाइड के जो आयंस हैं उनको ट्रैप कर लेता है, लेकिन यहाँ कलर कौन सा आता है, यहाँ आता है रेडिश ब्राउन। तो नेक्स्ट शुगर है पॉलीसैकेराइड की, होमोपॉलीसैकेराइड की, दैट इज ग्लाइकोजन। नाउ ग्लाइकोजन इज आल्सो होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज और ये भी ब्रांच्ड होता है। तो अगर ब्रांच्ड है तो अगेन इसके अंदर कौन से टाइप के बॉन्ड्स मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एज कंपेयर टू स्टार्च, ब्रांचिंग ग्लाइकोजन में ज्यादा इंटेंस है। तो ब्रांचिंग यानी कि यहाँ पर ज्यादा है स्टार्च के कंपैरिजन में। देन नेक्स्ट इज इनुलिन। इनुलिन जो है ये होमोपॉलीमर है फ्रक्टोज का, जैसा अभी बात करी थी, इस वजह से इसको फ्रक्टन कहते हो। और इनुलिन प्लांट के अंदर रिजर्व की तरह से काम करता है। अगर हम इनुलिन को हमारे बॉडी में देंगे तो हमारे बॉडी के लिए इनर्ट है, हमारे पास इनुलिन को मेटाबोलाइज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनुलिन जो दिया जाएगा बॉडी में वो एज इट इज बाहर आ जाएगा बॉडी से। ठीक है, तो इस वजह से इनुलिन को किडनी फंक्शन टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक नॉर्मल पर्सन को हम इनुलिन देंगे तो उसके यूरिन से इनुलिन एक निर्धारित समय में बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी नॉर्मली हमको एलिमिनेशन रेट पता चल जाएगा एक नॉर्मल पर्सन का। अगर किसी की किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, किडनी गड़बड़ है किसी की, तो उसको अगर इनुलिन देंगे तो जो इनुलिन का एलिमिनेशन रेट है एक पेशेंट में, किडनी पेशेंट में, वो नॉर्मल पर्सन से डिफर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और इसलिए इसको हम किडनी फंक्शन टेस्ट में यूज कर सकते हैं। Yes, sir. किडनी फंक्शन टेस्ट में एक और टेस्ट यूज होता है, दैट इज क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। क्रिएटिनिन एक तरीके का नाइट्रोजनस वेस्ट है जो मसल के मेटाबॉलिज्म से रिलीज होता है, मसल्स में मेटाबॉलिज्म होता है तो ये रिलीज होता है। और क्रिएटिनिन की भी बॉडी से एक सर्टेन एलिमिनेशन रेट होती है, यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, जिसमें कि कंपेयर कर लिया जाता है एक नॉर्मल रेट को और एक ऐसे पेशेंट के अंदर क्लियरेंस को जो कि डिजीज्ड है, यानी किडनी गड़बड़ है जिसकी। अगला होमोपॉलीसैकेराइड है सेल्यूलोज। Now cellulose is a homopolymer of अल्फा नहीं, बीटा ग्लूकोज। तो ये लीनियर होता है और अनब्रांच्ड होता है, और जैसा अभी बात करी आयोडाइड टेस्ट नहीं देता। अब क्योंकि इसके अंदर बीटा ग्लूकोज है और लीनियर है तो अल्फा 1,4 बॉन्ड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब सपोज ये ऐसे सेल्यूलोज में ग्लूकोज के यूनिट्स लगे हुए हैं बहुत सारे, तो अगर हम यहाँ इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं और 2 ग्लूकोज के यूनिट निकाल लेते हैं, बीटा ग्लूकोज के 2 यूनिट निकाल लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं सेलोबायोज। ठीक है, सेलोबायोज एक डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड which has, just a minute, having 2 beta glucose units। तो अगर सेलुलोज का
हाइड्रोलिसिस होगा और 2-2 यूनिट निकलेंगे तो सेलोबायोस कहलाएगा वो। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑफ द बायोस्फीयर, क्योंकि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है उनके सेल वॉल में, तो सेलुलोज जो है मोस्ट अबंडेंट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है काइटिन। काइटिन भी एक होमोपॉलीमर है और जैसा कि बात करी थी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का होमोपॉलीमर है। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन को मैंने लिखा था अभी कि ये एक अमाइनो शुगर है। अब अमाइनो शुगर क्यों है? क्योंकि अगर हम नॉर्मली देखें तो ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें सेकंड पोजीशन पे यहाँ क्या होना चाहिए? अगर सिर्फ ग्लूकोज है तो OH होना चाहिए, बट हम देख सकते हैं इसमें सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है? अमीन लगा है, अमीन। और जब यहाँ अमीन लगा है तो इसको कह रहे हैं ग्लूकोसामीन। अब अगर इस अमीन के साथ यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप लग जाए, ये वाला एसिटाइल, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो बस ग्लूकोस यूनिट है, ग्लूकोस यूनिट में सेकंड पोजीशन पे NH2 लगा है तो ग्लूकोसामीन हो जाएगा। और अगर यहाँ इधर एसिटाइल भी लग जाए तो ये हो जाएगा, नाइट्रोजन पे एसिटाइल लग गया ना, तो N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और अगर बहुत सारे N एसिटाइल ग्लूकोसामीन के यूनिट्स आपस में लग जाएंगे तो वो बन जाएगा काइटिन। काइटिन फंगल सेल वॉल में भी पाया जाता है, आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है। एस्केरिस जो है जिसको राउंड वर्म कहते हैं, उसमें कुछ पीनियल स्पिक्यूल्स होते हैं, छोटे कांटे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी काइटिन के बने होते हैं। और एनालिड यानी अर्थवर्म में जो मूव करने के लिए सीटे प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे फाइन, ये भी जो है फाइन छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं जिनको सीटे कहते हैं, और ये भी काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, अर्थवर्म में पाए जाते हैं। एनालिडा का मेंबर कौन? अर्थवर्म। तो ये काइटिन है। नाउ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं मॉलिक्यूलर और मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर शुगर्स का। मैंने अभी कहा था कि स्टार्च में और ग्लाइकोजन में कंपेयर करोगे तो इंटेंस ब्रांचिंग किसमें मिलेगी? ग्लाइकोजन में। तो देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादा इंटेंसिव ब्रांचिंग है और यहाँ कम है। और अगर सेलुलोज की बात करोगे तो सेलुलोज जो है ये पैरेलल चेन्स जो है वो अरेंज हो जाती हैं टू फॉर्म बंडल्स। ठीक है, अगर हम इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑफ कोर्स ये बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स लगे हुए हैं। ये वाले सारे क्या हो जाएंगे? बीटा ग्लूकोज, क्योंकि सेलुलोज की बात हो रही है और ये एक चेन में लगे हैं तो इसको बोलोगे लीनियर स्ट्रक्चर। और क्योंकि ये दोनों बीटा ग्लूकोज है तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया स्टार्च और ग्लाइकोजन का इस तरीके का होता है, यानी कुछ हिस्सा यहाँ पर लीनियर है और फिर कहीं से ब्रांचिंग निकल रही है। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जितने भी ग्लूकोज हैं, यहाँ फोर्थ कार्बन है, इसका ये फर्स्ट कार्बन है, फोर्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन, फोर्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन, फोर्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन। तो जितने बॉन्ड्स लगे हैं किसके बीच लग रहे हैं? 1 और 4, 1 और 4। तो ये सारे बॉन्ड्स हो जाएंगे अल्फा 1,4, अल्फा 1,4। अब यहाँ 4 तो बिजी है, तो ये वाले का जो फर्स्ट है वो इसके किससे लग रहा है? 6th से। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? अल्फा 1,6 हो जाएगा। ना अगर यहाँ ग्लाइकोजन की बात है तो ग्लाइकोजन के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ बताया है, या बेसिकली अगर हम पॉलीसैकेराइड्स के केस की बात कर लें तो हम ये एक जनरल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स में जो राइट साइड वाला एंड होता है उसको हम रिड्यूसिंग कहते हैं। ये राइट एंड है, इसको रिड्यूसिंग कहते हैं, और ये जो लेफ्ट एंड है इसको नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तब वहां पर इसकी क्लैरिटी आएगी।
और ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टार्च जो है वो स्टार्च आयोडाइड टेस्ट देता है। कुछ अमीनो शुगर्स का देख लो स्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी दिखाया कि अगर यहाँ OH है तब तो ये ग्लूकोज है, लेकिन OH की जगह NH2 आ गया तो ये क्या हो गया, ग्लूकोसामीन, क्योंकि NH2 इज अमीनो ग्रुप। ये गैलेक्टोज होता अगर यहाँ OH होता। अब सेकंड पोजीशन पे OH की जगह NH2 आ गया तो ये क्या हो गया, गैलेक्टोसामीन। और काइटिन में तुम देख सकते हो जो NH2 था उसमें से एक H हटा और उस H की जगह क्या लग गया, CH3CO। और CH3CO कौन सा ग्रुप है, अभी मैंने लिखा था एसिटाइल ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, एन एसिटाइल ग्रुप, क्योंकि नाइट्रोजन पे लग रहा है एसिटाइल। तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन आपस में बॉन्डिंग कर गए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ये वाले लग गए चेन में, तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। अब पूछें कि इसके बीच में भैया बॉन्ड कौन सा है, तो ये बॉन्ड है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखना काइटिन में अल्फा नहीं होता, बीटा बॉन्ड होता है, बीटा 1,4। ऑफ कोर्स इसका फर्स्ट, इसका फोर्थ, इसका फर्स्ट, इसका फोर्थ, ऐसे बॉन्डिंग कर रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से ये अमीनो शुगर्स हैं जो कि पॉलीमराइज होंगी तो काइटिन बन जाएगा। अगर हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड के ऊपर बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हेमीसेलुलोज है, जैसे हेमीसेलुलोज एक हेट्रोपॉलीमर है, सेल वॉल की मैट्रिक्स में पाया जाता है। पेक्टिन भी सेल वॉल की मैट्रिक्स में पाया जाता है, दोनों ही है ना। हेमीसेलुलोज के अंदर जाइलन्स हैं, जाइलोज और ग्लूकोज एक साथ होगा तो जाइलोग्लूकन कह दो। ग्लूकोरोनोजाइलन यानी ग्लूकोरोनिक एसिड और जाइलोज एक साथ है। एराबिनोज और जाइलोज एक साथ है। ग्लूकोज और मैनोज एक साथ है। पेक्टिन के अंदर देखो एराबिनोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोरोनिक एसिड एंड गैलेक्टोरोनिक एसिड। ग्लूकोज का एसिड फॉर्म और गैलेक्टोज का एसिड फॉर्म, तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, शुगर एसिड। पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में होता है उसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन भी होता है और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड भी होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर हम पढ़ते हैं। मैट्रिक्स के अंदर ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स थे, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स में hyaluronic एसिड, केराटिन सल्फेट, डर्माटन सल्फेट, हेपारिन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, इस तरीके की चीजें पाई जाती हैं। जैसे अमाइलोज में अमाइलम में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होता है, वैसी अगार के अंदर एगारोज और एगारोपेक्टिन होता है। तो एगारोज और एगारोपेक्टिन आर मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एंड गैलेक्टोज डेरिवेटिव्स। क्योंकि ये गैलेक्टोज और गैलेक्टोज के डेरिवेटिव से बने होते हैं इसलिए इनको भी हम हेटेरो पॉलीसैकेराइड के अंदर इंक्लूड करते हैं। अगार हमने पढ़ा होता है कि अगार जो है वो जेलिंग एजेंट होता है, जेल लाइक सब्सटेंस बन जाता है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए प्लांट टिश्यू कल्चर में इसको कल्चर मीडियम की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, कुछ सेल्स को पेट्री डिश के ऊपर ग्रो करते हैं, तो पेट्री डिश में न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को होल्ड करने के लिए कोई जेलिंग एजेंट बनाना पड़ेगा ना पहले, तो उसमें अगार डाला जाता है। तो ये तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं। The next thing is the difference between reducing and non-reducing sugar. देखो इसमें बस इतनी सी बात है कि ऐसी शुगर्स जिनमें की फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कहलाएंगी रिड्यूसिंग शुगर। और यहाँ फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप कहाँ मिलेगा, जनरली अगर एल्डिहाइड की बात करोगे तो मिलेगा C1 पे, और फ्रक्टोज में कीटोन मिलेगा, वो किधर मिलेगा, सेकंड कार्बन पे। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता, इसलिए ये कुछ रिएक्शंस नहीं दे पाती हैं। अब किस बेसिस पे इनको रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग कहा जा रहा है, तो ऐसी शुगर जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा वो शुगर क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस करके क्यूप्रस आयन बन जाएगी। तो क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस कर देगी और शुगर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्यूप्रिक आयन है ये हम कहां से डालेंगे,
हमारे पास लैब के अंदर बेनेडिक्ट्स और फेलिंग सॉल्यूशन होता है। बेनेडिक्ट्स और फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर क्यूप्रिक आयंस होते हैं कॉपर +2 स्टेट में। जब शुगर और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट या फेलिंग्स रिएजेंट के अंदर जो कॉपर है उन दोनों को एक साथ मिक्स करते हैं, तो जो कॉपर है उसको शुगर क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, Cu+ बन जाता है, क्यूप्रस। और जो शुगर है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। मतलब अगर ये शुगर एल्डिहाइड थी तो ये यहाँ क्या बन जाएगी, एसिड बन जाएगी। नीचे ये रिएक्शन देख सकते हो। सपोज ये शुगर है, शुगर में ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। इस शुगर में हमने बेनेडिक्ट्स या फेलिंग सॉल्यूशन मिक्स कर दिया और उसके अंदर क्यूप्रिक आयंस हैं। तो क्यूप्रिक आयंस को शुगर ने कर दिया रिड्यूस और एल्डिहाइड बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एल्डिहाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का हो गया रिडक्शन, एल्डिहाइड का हो गया ऑक्सीडेशन। ऐसी शुगर्स को रिड्यूसिंग कहा जाता है। जितने भी मोनोसैक्राइड्स होते हैं, ऑल मोनोसैक्राइड्स दे आर केप्ट अंडर रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि वो ये काम कर देंगे। लेकिन जितने पॉलीसैक्राइड्स हैं वो सारे क्या होंगे, पॉलीसैक्राइड्स दे आर नॉन रिड्यूसिंग। पॉलीसैक्राइड नॉन रिड्यूसिंग इसलिए हैं क्योंकि सारे पॉलीसैक्राइड्स में जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है या 1 या 2 पे, वो तो बॉन्डिंग में लगा होता है। जब वो बॉन्डिंग में लगा होगा तो क्या ये रिएक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे। अब अभी हमने बात करी थी कि जो पॉलीसैक्राइड है उसमें जो राइट एंड है वो रिड्यूसिंग है और लेफ्ट एंड क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। तो ये कैसे हो रहा था, अब तुम देखो इसमें यहाँ पर 4 1 4 1 4 1 ये सारे, ये जितने मॉलिक्यूल हैं इनमें सब में बॉन्डिंग में लगे हुए हैं ना। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कौन से कार्बन पे होता, फर्स्ट पे होता। ये फर्स्ट वाला तो लगा बॉन्डिंग में, इसका 1 भी लगा बॉन्डिंग में, इसका 1 भी लगा बॉन्डिंग में। मान लो ये वाला इस तरफ का आखिरी शुगर यूनिट होता, तो इसका फर्स्ट वाला फ्री होता कि नहीं, ये फ्री होता। तो ये वाला शुगर सिर्फ, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में मान लो इसके अंदर 50,000 ग्लूकोज यूनिट होते, तो उसमें से सिर्फ एक जो कि एकदम राइट एंड पे है वो रिड्यूसिंग होता। वैसे ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करोगे तो हमने क्या कहा, पॉलीसैक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन उन पॉलीसैक्राइड्स का जो राइट एंड है उसका सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूसिंग है। तो एक शुगर मॉलिक्यूल ने अगर रिड्यूसिंग नेचर शो भी कर दिया तो उससे कोई टेस्ट तो आना नहीं है। तो इसलिए हम ओवरऑल देखते हैं और हम इसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग। तो राइट एंड को, क्योंकि यहाँ फर्स्ट वाला फ्री है, इसको आप कह दीजिए रिड्यूसिंग, और ये दूसरा अपोजिट एंड है तो उसको कह दीजिए नॉन रिड्यूसिंग। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब बात आती है, देखो हमने यहाँ मोनोसैक्राइड की बात कर ली कि सारे मोनोसैक्राइड क्या है, सारे मोनोसैक्राइड है रिड्यूसिंग। हमने कह दिया सारे पॉलीसैक्राइड क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। अब बीच में कौन फंस गए, ओलिगोसैक्राइड्स, जिसमें कि मेनली डाइसैक्राइड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। डाइसैक्राइड्स में कुछ रिड्यूसिंग भी होते हैं और कुछ नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं, डिपेंडिंग कि उनमें जो मोनोसैक्राइड लगे हुए हैं वो अपने किस पोजीशन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर तुम देखो सुक्रोज, तो सुक्रोज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सुक्रोज के अंदर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और सुक्रोज के अंदर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, सुक्रोज में ग्लूकोज कार्बन 1 से और फ्रक्टोज कार्बन 2 से, ये लगे होते हैं बॉन्डिंग में। तो अगर ग्लूकोज का फ्री एल्डिहाइड जिस पे होना था या फ्रक्टोज का फ्री कीटोन जिस पे होना था वो लोग बॉन्डिंग में लग जाएंगे, तो क्या रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेंगे, नहीं। इसलिए सुक्रोज एक ऐसा डाइसैक्राइड है जो क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग। बाकी बात करोगे लैक्टोज की या माल्टोज की,
तो इस तरीके के जो शुगर्स हैं उनमें दोनों ग्लूकोज है, एक का फोर्थ, एक का फर्स्ट, दूसरे के फोर्थ से लगा हुआ है। तो जिसका फोर्थ वाला लगा है बॉन्डिंग में, उसका कौन खाली है? पहला कार्बन खाली होगा ना। तो अगर फर्स्ट कार्बन यहाँ फ्री है, जिसपे एल्डिहाइड फ्री होगा, तो रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे ना डाइसैकेराइड के, तो उसमें हम इस चीज को आराम से देख सकते हैं। जैसे यहाँ देख लो, ये माल्टोज है। माल्टोज में ये फर्स्ट कार्बन है एक ग्लूकोज यूनिट का, तो ये फ्री होना चाहिए था, नहीं, ये तो बॉन्डिंग में लगा है। किसके साथ? फोर्थ के साथ। लेकिन ये वाला तो किसी के साथ आगे बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इसका ये क्या हो गया? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। उसी तरह लैक्टोज में भी यहाँ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो इनके पास जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उसकी वजह से ये दोनों कैसे हो जाएंगे? ये दोनों डाइसैकेराइड्स हो जाएंगे रिड्यूसिंग। वहीं पर यहाँ नीचे सुक्रोज है, तो सुक्रोज में देखो कौन लगा हुआ है बॉन्डिंग में, इसका फर्स्ट किसके साथ? फ्रक्टोज के सेकंड के साथ। तो दोनों तो बॉन्डिंग में लगे, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग। इसके पास ना तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है और ना ही फ्री कीटोन ग्रुप। ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड होता तो वो भी बॉन्डिंग में लगा रखा है, और इसके पास कीटोन होता वो भी बॉन्डिंग में लगा हुआ। So this is all about reducing and non-reducing sugar. एक और शुगर होती है ट्री हेलोज। ट्री हेलोज जो है ये पाई जाती है इंसेक्ट्स के हीमोलिम्फ में। जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के अंदर जो पूरी बॉडी फ्लूइड होती है उसको हीमोलिम्फ कहते हैं। और लार्वा के कुकून में भी ये शुगर पाई जाती है, उसका नाम है ट्री हेलोज। और ट्री हेलोज में दो ग्लूकोज यूनिट जो है वो लगे होते हैं अपने फर्स्ट कार्बन से। तो अगर दोनों के फर्स्ट कार्बन बॉन्डिंग में लगे होंगे तो यहाँ पर भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं अवेलेबल होगा, और इसलिए इसको भी हम किस कैटेगरी में डाल देंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में डाल देंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट पॉलीसैकेराइड्स।